नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मैं थोड़ा डूबा मगर फिर से तैर जाऊंगा। मैं थोड़ा डूबा मगर फिर से तैर जाऊंगा। और ए जिंदगी तू देख, ए जिंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊंगा, मैं फिर से जीत जाऊंगा। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो पटवारी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो पारी 3 का पेपर हुआ था उसी के प्रश्नों को हम हल करेंगे। और दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है? 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे न तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। उस समय यह समय होता है। तो दोस्तों, वो समय बताना है कि किस दौरान पौधे ना तो CO2 छोड़ते हैं और ना O2। तो दोस्तों, वो समय ना तो वो समय ना तो मध्याह्न का होता है ना दिवस प्रकाश का होता है, वो होता है शाम का समय, संध्या प्रकाश। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रश्न नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है? जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो खालिस्तान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, बताना है किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में बहुत सी परतों से अपवर्तित होने के कारण क्षितिज के समीप दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो कारण बड़ा प्रतीत होता है दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, ये बताना है कि सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 6 से 8 ग्राम या 100 मिलीग्राम रक्त, या ऑप्शन बी है आपके पास 13 से 18 ग्राम या 100 मिली रक्त। ऑप्शन सी है आपके पास 19 से 22 ग्राम या 100 मिली रक्त। और ऑप्शन डी है आपके पास 22 से 28 ग्राम या 100 मिली रक्त। मिली मतलब 100 मिलीलीटर पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ये देखो अब क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 19 से 22 मिलीग्राम, 19 से 22 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 4 मेरा क्या कर रहा है? निम्न को मिलाइए। यानी इनमें एक तरफ ये दे रखा है एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और विटीकल्चर। तो इनका मिलान करना है दोस्तों। एपीकल्चर मेरा होता है मधुमक्खी से संबंधित, और विटीकल्चर होता है अंगूर से संबंधित, और सिल्वीकल्चर होता है वनवर्धन। यानी देख लो, एक में 2 होना चाहिए, एक में 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 3 में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 में 1 यानी यहाँ पर। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोस्तों उत्तर। अगर आपको 2 भी आते हैं तो आप उत्तर पे पहुंच जाओगे। देखो प्रश्न नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है? एक मधुमेह रोगी में खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। तो दोस्तों, बताना है कि कौन सा टेस्ट है उसके द्वारा मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच कर सकते हो। देखो इसमें दिया है डेनिश टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट या एलिसा टेस्ट। तो दोस्तों, ये होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है? फल पकन खालिस्तान के द्वारा उद्दीपित की जाती है। दोस्तों, फलों को पकाया जाता है तो ये एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यानी छठे में हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7वां देखो अब क्या है? वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है। तो दोस्तों, इसका संबंध गाय से है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया। अब देखो हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 ये रहा कि निम्न में से सम्मिलित करें। दोस्तों, एक तरफ आपको सभ्यताएं दी गई है, एक तरफ आपको स्थान दिया गया है, तो उनको सम्मिलित करना है दोस्तों। अब देखो आपको पहले मिलान करना है। कालीबंगा कहाँ है मेरी? कालीबंगा मेरी है राजस्थान हनुमानगढ़ में। यानी एक में ऑप्शन 2, इसमें और इसमें, इन दोनों में से उत्तर होगा मेरा ए या डी में से। अब देखो सूरकोटड़ा कहाँ है मेरी? सूरकोटड़ा गुजरात में है। यानी डी में 3 होना चाहिए। डी में क्या होना चाहिए मेरा? 3 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों,
बी वाला 4 यानी मोहनजोदड़ो मेरी सिंध में और हड़प्पा मेरी पंजाब में है। यानी इस प्रकार अपन किसी भी प्रश्न के उत्तर ये इस प्रकार के आएंगे उसमें पहुंच सकते हैं। एक दो अगर आपको पता हो तो आप आंसर पर पहुंच सकते हो, और मैं बता रहा हूं किस प्रकार पहुंचोगे। अब देखो प्रश्न नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन सा दिए गए राजवंशों का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है दोस्तों कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेरे को कुषाण गुप्त मौर्य नंद, नंद मौर्य कुषाण गुप्त, और तीसरा दिया है मौर्य नंद कुषाण गुप्त, और चौथा है गुप्त कुषाण नंद मौर्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही है, नंद मौर्य कुषाण गुप्त, ये वाला क्रम सही है, बाकी क्रम गलत है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, किन्ने जहांगीर के शासनकाल में कंधार इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया गया। तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं किया गया है। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजन करने में कठिनाइयां, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो दोस्तों इसका उत्तर ये तीनों ही चीजें सही है, बाकी जो पहला ऑप्शन है ये जो पूछ रहा है ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है मेरा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। एकता प्रथा को संस्थापित दर्जा किसके द्वारा दिया गया था। एकता प्रथा को संस्थापित दर्जा किसके द्वारा गया था दोस्तों। तो ये था इल्तुतमिश के, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 मेरा क्या कह रहा है। देखो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मेरा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। तो ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था दोस्तों। तो ये जर्मनी एवं जापान के नहीं था, रूस के भी नहीं था, दक्षिण अफ्रीका के भी नहीं था, ये ऑप्शन था मेरा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इसका गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 13 मेरा क्या कह रहा है। बंगाल का निम्न घटनाओं का सही क्रम। तो इसमें बताना है कि सही क्रम कौन सा है। बंगाल का विभाजन ये हुआ था दोस्तों 1905 में, और उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार ये हुआ था मेरा 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था मेरा 1942 में, और साइमन कमीशन रिपोर्ट ये आई थी 1930 में। तो देखो दोस्तों यहाँ यानी पहले एक आएगा, पहले स्थान पर एक आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, पहले पे 1, दूसरे पे 2, और तीसरे पे 4 आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, पहले पे 1, क्योंकि ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, साइमन कमीशन मेरा 1930 में हुआ था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। देखो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 14 देखो, प्रश्न नंबर 14 मेरा क्या कह रहा है कि बंगाल खालिस्तान को स्वतंत्र हुआ, यानी बंगाल कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। बंगाल का स्वतंत्रता दिवस मत बताना है। तो देखो ये हुआ था 16 दिसंबर 1931 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी सदस्य के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये देखो दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और स्थायी इनको चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 16 मेरा क्या कह रहा है। खालिस्तान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी, यानी 16 प्रश्न में उत्तर बताना है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। देखो इनको ऑप्शनों से अपन चेक कर सकते हैं, 42वां नहीं है, 44वां संपत्ति वाला है। तो यानी इनमें देखो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। देखो दोस्तों आप प्रश्न ऑप्शन को या तो आपको जो सही उत्तर आता है उस पर टिक कर दो, या फिर आप एलिमिनेट करना सीखो कि 3 जो गलत है उनको हटा दो, जो बच जाएगा वो मेरा सही होगा। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखो निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन चुने गए थे दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, और ये उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद ये दोबारा दूसरे स्थान पर ये राधाकृष्णन जी आए, और फिर तीसरे स्थान पर कौन, ये जाकिर हुसैन जी, इनकी मृत्यु हुई थी, ये आ गए थे। और चौथे स्थान पर एन संजीव रेड्डी, यानी 2 1 4 3 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर।
प्रश्न नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों का कथन और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है। तो दोस्तों ये वाली बात तो सही है कि भारत में जनता अपना प्रतिनिधि जो अपने नेता होते हैं वो खुद चुनती है, यानी इसका ये तो सही है। दूसरा, भारत में प्रजातंत्र है, यानी ये भी सही है, भारत में प्रजातंत्र ही है, क्योंकि भारत अपने जो नेता होता है उसको भारत की प्रजा खुद चुनती है, इसलिए प्रजातंत्र है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है मेरा, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है। तो वो मंत्रालय बताना है दोस्तों कौन सा होगा, यानी देखो ऑप्शन ए में दे रहा है क्रमिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या संसदीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या, क्रमिक मंत्रालय। क्रमिक मंत्रालय होगा जो दोस्तों इसका उत्तर। देखो प्रश्न नंबर 20 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है मेरा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बताना है दोस्तों, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पीयूष गोयल नहीं थे, निर्मला सीतारमण भी नहीं थी, उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 मेरा क्या कह रहा है, देखो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो इसमें अब आपको ऑप्शन दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, 105वां संविधान संशोधन 2021, 103वां संविधान संशोधन 2019 और 102वां संविधान संशोधन 2018। 2020, 2021, 2019 या 2018, इनमें संविधान संशोधन भी दे रखे हैं, कब कब हुए, 104, 5, 3 और 2। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 104वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2020 में। अब देखो प्रश्न नंबर 22वां, और प्रश्न नंबर 22वां क्या कह रहा है मेरा, देखो निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो ये है मेरा यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है मेरा प्रश्न नंबर 23, आओ देखो, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर कौन सा है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर कौन सा है ये बताना है। थाल घाट, पाल घाट, खंडवा विदर या भोर घाट। तो दोस्तों इसका उत्तर है पाल घाट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी पाल घाट इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो अब प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है मेरा, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी निम्न में सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा किससे मिला हुआ है। देखो BHEL, तो ये दोस्तों मेरा इलेक्ट्रिकल से है संबंधित, यानी एक में होना चाहिए 3। दूसरे में क्या है HAL, ये है मेरा एरोनॉटिक्स, यानी 2 में होना चाहिए 4। अब देखो दोस्तों 2 से ही आपका उत्तर मिल जाएगा आपको, एक में तो 3, 2 में ऑप्शन में और दूसरे में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी उत्तर नंबर 1 हो जाएगा आपका, उत्तर नंबर 1। अब देखो बाकी को भी देख लेते हैं। HAIAL ये किससे संबंधित है, लोहा और इस्पात से, लोहा और इस्पात से। और HOCl ये है मेरा रसायन से, HOCl मेरा रसायन से संबंधित है। अब देखो प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 मेरा क्या कह रहा है कि भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः किन नदियों पर है। तो इनमें बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल तो मेरा सतलज पे है दोस्तों, और हीराकुंड है मेरा महानदी पे, और कोसी परियोजना है मेरा कोसी नदी पे। तो देख लो इसमें ए में तो सतलज, इन दोनों में महानदी और कोसी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों, क्योंकि भाखड़ा नांगल मेरी सतलज नदी पर है और हीराकुंड मेरा महानदी पर है, कोसी परियोजना मेरा कोसी नदी पर है दोस्तों। कोसी परियोजना कहां पर है, कोसी नदी पर। अब देखो प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है मेरा कि ब्रोमिनीत ज्वाला मंदक को
कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा तो सही है और कौन सा गलत है। ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है, तो ये वाली बात भी सही है। यानी दोनों जिसमें ऑप्शन में सही होगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखो प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है मेरा, भारत में सामाजिकरण वनीकरण पद का प्रयोग खालिस्तान में वह कब हुआ था दोस्तों, ये बताना है। ये हुआ था 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो विश्व में ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 29, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के, देखो दोस्तों ये करंट के प्रश्न है। करंट के प्रश्नों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट के प्रश्न हर बार नए आते हैं, तो इनको आप याद करने का भी कोई मतलब नहीं है, इनको याद भी नहीं करना है आपको। देखो ये 34 तक करंट के प्रश्न है। 35वां देखते हैं, 35वां भी करंट का है। 36वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन। 36वां भी करंट का ही प्रश्न है दोस्तों। 37वां भी करंट का है। 38वां प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों डायरेक्ट। 38वां प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, राजस्थान के कृष्ण, देखो 38वां भी करंट का प्रश्न है। 39वां प्रश्न है मेरा। 39वें प्रश्न से अपन आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखो निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। इनमें से हिंदी के प्रश्न आ गए, अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। सही संधि विच्छेद बताना है आपको। वट्टिभियम व्रह प्लस, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा दोस्तों। यशोभिलाषी, यश प्लस अभिलाष, इसमें भी कोई नियम नहीं लग रहा दोस्तों। देखो महेश्वरी महा प्लस ऐश्वर्य, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी ये सही है, बाकी सब क्या है मेरा गलत है। रीत्यानुसार, रीति प्लस अनुसार, ये भी देखो ये हलंत आ रहा है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सब गलत है, बाकी एक ऑप्शन नंबर सी ही सही है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों अंतःकरणीय और अकथनीय, इसमें दोनों में क्या है मेरा उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बाकी ऑप्शन में मेरा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है दोस्तों, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय है, तो दोस्तों यह है अंतःकरणीय और अकथनीय, यानी इसमें ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 41 को पढ़ो और हल करने का प्रयास करो। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दोस्तों त्रि मतलब 3, एक संख्या आ गई और संख्या जिसमें आती है वो होता है मेरा द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है मेरा, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है, तो सही नहीं है वो बताना है। बदन और वदन, बदन यानी शरीर और वदन यानी मुख, दिन और दीन, दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। तीसरा ऑप्शन है उभय और अभय, अब उभय यानी दोनों में कॉमन आता है उसको उभय बोलते हैं, और अभय यानी भय रहित तो आदि और आदि। ये दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, बाकी सब क्या है मेरे सही है, यानी उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 मेरा क्या कह रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हाथी गज हस्ती ये है, ये देखो विष्णु लक्ष्मीपति और महेश्वर ये नहीं है, महेश्वर नहीं है इसका, विष्णु और लक्ष्मीपति तो सही है पर ये महेश्वर सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। ये भी सही है, शिव चंद्रशेखर उमापति, उमापति ये चंद्रशेखर ये शिव के पर्यायवाची है, और नदी सरिता और सलीला ये सब नदी के पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है मेरा, किस विकल्प में विलोम शब्द विलोम युग्म है, इनमें बताना है कि कौन से में विलोम युग्म सही है। वीरस विरह, पथ्य पद्य, सत्कृत और निराकृत, निराद्रत, संतुष्ट और संत्रस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। ये वाली सत्कृत और निराद्रत ये ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन क्या है मेरे गलत है।
प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इनमें बताना है दोस्तों कौन सा शुद्ध, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, शुद्ध लिखे हुए वो बताना है आपको। आत्मोन्नति ये तो सही है, पानी ग्रहण ये सही नहीं है, लखपति ये भी सही नहीं है, और ध्यानाकर्षण ये सही है। यानी ऑप्शन देखो लो 1 और 4 जिसमें ऑप्शन नंबर देखो 4 डी में ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। उत्तर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध बताना है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ये वाला तो शुद्ध है, बाकी आगे देखते हैं। मेरे को पाठ याद करना है, तो देखो दोस्तों ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसकी जगह मुझे पाठ याद करना है होता तो ज्यादा सही होता। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी जो सार्थक नहीं है वो बताना है। जिसे जीता ना जा सके अजय, ये सही है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, यानी ये भी सही है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं होता दोस्तों, अपराह्न होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और जिसका अनुभूत किया जा चुका हो, अनुभूत, यानी ये तो सही है। अब देखो प्रश्न नंबर 48 में क्या कह रहा है मेरा, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। तो दोस्तों असेंट यानी आज्ञा नहीं होता, यह है डिफेमिनेशन यानी मानहानि होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, बाकी ऑप्शन क्या है मेरे गलत है। देखो दांत से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ है, ये बताना आपको कौन सा उत्तर है। अधिक परिश्रम करना इसका मतलब नहीं है इससे। अपने हाथों को दांत से काटना ये भी कोई मतलब नहीं है। पश्चाताप करना यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 49वें में ऑप्शन नंबर सी। देखो अत्यधिक कंजूस ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। किस विकल्प में एडजोर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है, तो दोस्तों इसका हिंदी परिभाषित शब्द बताना है। तो एडजोर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों प्रश्न 51 से लेके प्रश्न नंबर 100 तक है ना, मेरे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं, जिनको मैंने एक अलग सी वीडियो बना लिया है। उसमें हमने समझ लिया है रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को किस प्रकार हमने हल किया है, कौन सी किसमें ट्रिक लग रही है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी जाकर वो जो मैथ और रीजनिंग का वीडियो है तो वो भी जाकर देख लो, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो प्रश्न नंबर 105 तक है मेरे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, और उसमें इंग्लिश के भी आगे दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 106 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 106 देखो, एक हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर के प्रश्न आगे दोस्तों। अब एक हार्ड डिस्क को विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, यानी ये बताना है हेडो में किसमें विभाजित करते हैं दोस्तों, ये बताना है हेडो में, वेक्टरों में, सेक्टरों में या क्लाउड में। सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों। तो इसका उत्तर है देखो सेक्टरों में। इसको किसमें विभाजित करते हैं, सेक्टरों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, तो किसके क्या जाना जाता है दोस्तों, ये विशिष्ट कुंजी, स्पेशल कुंजी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 108 की ओर, और प्रश्न नंबर 108 मेरा क्या कह रहा है, देखो कंप्यूटर मॉनिटर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है इसको बताना है। तो ये डीवीयू नहीं जाना जाता, सीसीटीवी भी नहीं जाना जाता, यूवीडी भी नहीं जाना जाता, इसको जानता है वीडीयू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। आप फाइलों को खालिस्तान में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, किसमें फाइलों को किसमें भंडारित करते हैं आप, फोल्डरों में, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा दोस्तों 109 में ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 110 क्या कह रहा है मेरा, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों, ये बताना है। निवेशी युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रक्रमण युक्ति का, या प्रचालन तंत्र का। दोस्तों इनके इंग्लिश वर्जन भी देख लेना आप, ये ज्यादा इंग्लिश वाले वर्जन ज्यादा इजी है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी देख लेना आप। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 111 क्या कह रहा है मेरा, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है, प्राइवेट, ऑप्शन ए प्राइवेट प्रचालन तंत्र, ऑप्शन बी विंडो प्रचालन तंत्र, ऑप्शन सी
ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। 111 में हो गया ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। देखो प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है मेरा, कि निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता। तो इनमें बताना है दोस्तों कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखो सीपीयू मेरा हार्डवेयर है, कीबोर्ड मेरा हार्डवेयर है, और हार्ड डिस्क भी मेरी हार्डवेयर है। पर प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो दोस्तों इसको प्रचालन तंत्र का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मेरा एक हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 113 क्या कह रहा है मेरा। देखो पुराने एमएस डोस फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों इसकी अधिकतम लंबाई 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 114 क्या कह रहा है, लेन का पूर्ण रूप क्या है। तो लेन होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर दोस्तों। 114 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 115वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 115वां प्रश्न, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर पुनः चालू करना, ऑप्शन बी प्रोग्राम इंस्टॉल करना, ऑप्शन सी मेरा हो गया स्कैन करना, या ऑप्शन डी बंद करना। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर पुनः चालू करना। बूटिंग का मतलब होता है पुनः रीस्टार्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो इसको इंग्लिश में देख लेना, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, यानी यही करते हैं हम। प्रश्न नंबर 116 मेरा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा देता है। विंडो प्रोग्राम नहीं देता, स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी देता है दोस्तों, ग्राफिक प्रोग्राम नहीं देता, और वर्ड प्रोग्राम भी नहीं देता, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 117 की ओर, और प्रश्न नंबर 117 मेरा क्या कह रहा है। देखो एमएस पावरपॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है। इसमें बताना है किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर या सामान्य। दोस्तों ये देखो इसमें स्लाइड शो भी होता है, सामान्य भी होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक्सट्रीम एनिमेशन ये उपलब्ध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है मेरा। प्रश्न नंबर 118, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों। तो एक HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 119 मेरा क्या कह रहा है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य है। इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षमता है। दोस्तों रैम एक अस्थायी भंडारण क्षमता है। रैम अस्थायी भंडारण क्षमता क्यों है, क्योंकि अगर आप जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे तो रैम के अंदर जो स्टोरेज था वो क्लीन हो जाएगा। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान नहीं है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क, देखो ये वाला मेरे को गलत लग रहा है, बाकी और देख लें। रैम आश्रय, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं। तो ये तीनों बातें सही है दोस्तों। हार्ड डिस्क में तो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जबकि रैम मेरी प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 120 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है, यानी इनपुट बताना है दोस्तों। ये देखो इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर ऐसे सवालों में कहीं कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश की तरफ जाना, इंग्लिश में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसमें बताना है ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, इनपुट बताना है स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। दोस्तों ये भी आउटपुट, प्रिंटर भी आउटपुट और स्पीकर भी आउटपुट, स्कैनर क्या है, इनपुट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों। तो ये बनाया गया था सवाई मानसिंह को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 122 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 122 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान
लोकायुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, यानी ये वाली बात तो मेरी सही है दोस्तों। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये वाली बात भी सही है मेरी। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, यानी 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। प्रश्न नंबर 123 मेरा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है बोला है दोस्तों, इस चीज को नहीं को अंडरलाइन कर लेना। कई बार आप मारवाड़ी में सम्मिलित है पढ़ लेते हैं, जबकि ये नहीं है। देखो मीनाकारी जयपुर की है, अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है दोस्तों, टेराकोटा मोलेला की है, और थेवा कला प्रतापगढ़ की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 124 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, बट ने निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला है? इसमें भी नहीं है बोला है। नहीं है बोला है तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लो, वरना हड़बड़ी में जल्दबाजी में है वाला अपन याद रख लेते हैं। देखो बटनेर दुर्ग तो मेरा हनुमानगढ़ में ही है। मोलेला अजमेर में नहीं है दोस्तों, मोलेला अजमेर नहीं, राजसमंद है। ओसिया जोधपुर है, केला देवी करौली, यानी ऑप्शन बाकी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का गलत है, मोलेला राजसमंद में है जबकि अजमेर में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 125 क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? यानी किसने चंवरी कर लगाया था दोस्तों? ये लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए, ये बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ोगे आप उसमें पढ़ोगे सबसे पहले कि कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाते थे, उसके खिलाफ ही किसानों ने आंदोलन किया था। देखो प्रश्न नंबर 126 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 126, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ये वाली बात तो सही है दोस्तों। इसकी कुल 11 मंजिल है, तो दोस्तों 11 मंजिल नहीं है, ये सिर्फ 9 मंजिल है। इसे जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो 1 और 3 सही है, देख लो ऑप्शन में 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 127वां क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो झालावाड़, बूंदी, टोंक, यानी इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सिरोही, पाली और जालोर संलग्न जिले हैं, ये इसका उत्तर माना गया था। और ये किस प्रकार माना गया था ये पता नहीं, पर इसका उत्तर ये माना गया था। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे कंफ्यूजन वाले होते हैं, उनमें से एक था ये। अब देखो प्रश्न नंबर 128, देखो प्रश्न नंबर 128 क्या कह रहा है मेरा, किस अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये 243 अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध संत थे उसके लालदास जी महाराज मेवात के प्रसिद्ध संत थे, ऑप्शन नंबर बी उसका उत्तर हो गया। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर। प्रश्न नंबर 129 मेरा क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? तो दोस्तों उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अभी हुई नहीं है, 2027 में जनगणना होगी दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार होता है? तो दोस्तों इसमें बताना है आपको 130वें में बताना है कि उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये आपने गांव में देखा भी होगा कि ग्राम पंचायत ही जो नरेगा का कार्य करवाती है वो कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा होता है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है? तो दोस्तों ये बताना है 132वां में बताना है कि उत्तर क्या होगा। देखो खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सीमा चिन्ह। दोस्तों ये बताना है सीमा के जो चार है वो वाले, ठीक है। तो सबसे देखो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पहला है बटनेर, यानी हनुमानगढ़ सबसे सीमा पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2 1 में ही आ रहा है, तो बी उत्तर हो गया मेरा। निम्नलिखित में कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यानी इनमें से बताना है कौन कौन राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, राम शाह ये लड़े थे, बीदा झाला ये भी लड़े थे, राम कृष्णदास चूड़ावत ये भी लड़े थे, पर माधो सिंह कछुआ ये नहीं लड़े दोस्तों। ऑप्शन
यानी 4 नहीं होना चाहिए उसमें, 1 2 3 ही होना चाहिए। यानी ऑप्शन देख लो, 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तेजा जी का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों तेजा जी के जन्म स्थान का नाम खड़नाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में ये मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों उत्तर। 135 में हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 136 की ओर। प्रश्न नंबर 136 मेरा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता और वेतन और भत्तों से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 164, और ये मुख्यमंत्री का भी होता है, आप इसी को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री का अगर पूछा होता है यहाँ पर तो उसका उत्तर भी यही होता, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो राजस्थान कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों ये आरक्षित है मेरा 3400 एससी के लिए रिजर्व सीट है और 25 एसटी के लिए रिजर्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 138 देखते हैं। मुंडियारी ख्यात का विषय है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है दोस्तों? ये मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 139 क्या कह रहा है मेरा? राजस्थान की सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल 2006 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 140 मेरा क्या कह रहा है? राजस्थान एकीकरण के निम्न चरणों संबंधी तथ्यों का निम्न में से असंगत युग्म का कौन सा है? असंगत युग्म बनाता है तो दोस्तों द्वितीय चरण सही है मेरा। तीसरा चरण यहाँ पर ये 25 मार्च नहीं है दोस्तों, 19 देखो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। ये चतुर्थ चरण सही है, पंचम चरण सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 141 क्या कह रहा है? राजस्थान सन देखो ये 2021 वाला जो ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, देखो इसमें भी दिया है 2021, यानी 2021 से मतलब ही नहीं है हमको, अभी तो 2025 चल रहा है तो अपन को याद करना है तो 2025 के करना है, 2021 से मेरे को मतलब नहीं है। अब इसमें देख लो करंट के प्रश्नों को छोड़ रहे हैं दोस्तों हम, क्योंकि करंट के प्रश्न तो वैसे भी चेंज होंगे, तो करंट के प्रश्नों को अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 144 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 144 क्या कह रहा है मेरा? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां से क्रांतिकारियों ने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था एरियनपुरा वालों ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरियनपुरा पड़ता है पाली में, वहां उन लोगों ने दिया था। अब देखो प्रश्न नंबर 145, और प्रश्न नंबर 145 क्या कह रहा है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों ये अलगोजा वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी जयपुर के सांगनेर में रहने वाले हैं और ये नाक से अलगोजा बजाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 146, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इन्होंने बूंदी इतिहास का वर्णन नहीं किया दोस्तों, इसने बूंदी का नहीं किया। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, नहीं, ये वे मेवाड़ के निवासी थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये कहाँ के निवासी थे? मेवाड़ के निवासी थे। अब देखो प्रश्न नंबर 147, और प्रश्न नंबर 147 मेरा क्या कह रहा है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुलाबो का नाम सबको ही ध्यान है, ये नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, ये कालबेलिया नृत्य करती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 148 मेरा क्या कह रहा है? कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 149, और प्रश्न नंबर 149 क्या कह रहा है? उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य जानता है, राणे राजगुरु, थान गुरु, छाप गुरु और अभिनव भट्टाचार्य इसके उपनाम है दोस्तों। ये सब याद कर लेना, एग्जाम में आपको इसका प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 150 और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में रखना है दोस्तों। तो देखो जरगा सबसे ऊंची तो है मेरी गुरु शिखर, सबसे ऊंची, यानी लास्ट में तो आना चाहिए डी, और डी से पहले आना चाहिए शेर का मतलब है बी,
देखो डी से पहले आना चाहिए बी। अब देखो कहाँ दे रखा है, डी से पहले इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, यानी 2 और 3 बी और सी में से उत्तर होगा दोस्तों। अब देखो उससे पहले देखो, अब इनमें जरगा और दिलवाड़ा में बताना है, तो जरगा मेरी ऊंची होती है और दिलवाड़ा उससे कम, सॉरी जरगा मेरी नीचे होती है, दिलवाड़ा ऊंची होती है, तो यहाँ आएगा मेरा सी और पहले पे आएगा मेरा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पटवारी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2021 का, उसके सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए दोस्तों अलग से वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों अब आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूं, मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।